हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। मेरा नाम है गौरव और इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो हम लोग अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला। उसके बाद एक लेक्चर में हाइपोथैलेमस पर आता, दूसरे में पिट्यूटरी का सारा हार्मोन पर आता, तीसरे में हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड पढ़ा और एक पढ़ा तो बताओ थायराइड ग्लैंड पढ़ा। तो ये 4 ग्लैंड अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये छोटा छोटा 4 लेक्चर हो चुका है। हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसमें से 5वां ग्लैंड भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे 3 ग्लैंड कवर कर लेंगे। एक तो हम लोग कवर कर लेते हैं, सबसे पहले पाराथायरॉइड कर लेते हैं थायराइड के बाद। और पाराथायरॉइड जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद पाराथायरॉइड के बाद कौन सा आता है, पाराथायरॉइड के बाद हम लोग कर लेंगे थाइमस और एड्रीनल। पाराथायरॉइड के बाद हम लोग कर लेंगे थाइमस ग्लैंड, उसके बाद हम लोग कर लेंगे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पाराथायरॉइड एक छोटा सा ग्लैंड है, कुछ फैक्ट है जो कि इसके बारे में हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो पाराथायरॉइड का अगर लोकेशन हम लोग देखें कि कहाँ पर है, तो हम लोग पिछले क्लास में कल वाली क्लास में पढ़े थे ना, थायरॉइड को ऐसे बनाते थे कैसे, ये था सर, ये था, ये और फिर यहाँ से ऐसे एक लोब आता था, दूसरा लोब इधर था और ये क्या था, ये थायरॉइड था। ये क्या था, थायरॉइड था। थायरॉइड का 2 लोब होता था, बीच में स्टिमस था और ये क्या था, ये वोकल कॉर्ड था और ये ट्रैकिया होता था, है ना। तो ये थायरॉइड का लोकेशन देखे थे, लेकिन इसी थायरॉइड के लोकेशन पलट दे, थायरॉइड ग्लैंड को ऐसे पलट देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उलट देते हैं। उलट देंगे तो इसके पीछे हमको मिलेगा पाराथायरॉइड, ठीक है। तो देखो अब इसका बैक साइड करते हैं, थायरॉइड ग्लैंड को उलट देते हैं। थायरॉइड ग्लैंड को उलट देंगे तो क्या होगा, थायरॉइड ग्लैंड को उलट देंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो ये ग्लैंड है, इसे पीछे बैक साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रैकिया है और ये थायरॉइड का बैक साइड है, पीछे वाला। और ये दोनों क्या है, थायरॉइड का, थायरॉइड ग्लैंड का ये दोनों लोब है ना। इसका जो 2 लोब है, हर एक लोब पर एक पेयर, मतलब 2, ठीक है। एक लोब, ये दोनों लोब हो गया, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड का 2 लोब हो गया, ये 2 लोब हर एक लोब पर छोटा छोटा एक पेयर, मतलब 2 ग्लैंड है। और यहाँ पर भी 2 ग्लैंड है। तो यही जो ग्लैंड हुआ, ये 2 और ये 2, ठीक है। ये टोटल यही है पाराथायरॉइड ग्लैंड। तो सबसे पहले बता दो नंबर कितना हो जाएगा पाराथायरॉइड ग्लैंड का, समझ में आ रहा है। यही इसी तरह का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहला पाराथायरॉइड ग्लैंड का नंबर बता दो, कितना ग्लैंड है पाराथायरॉइड। तो देखिए हम लोग 4 है ना। थायरॉइड ग्लैंड कितना होता है, थायरॉइड ग्लैंड का नंबर सिर्फ 1 होता है, उसके 2 लोब होते हैं, कनेक्टेड होता है इस्थिमस से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल वाले लेक्चर में। तो नंबर हो गया पाराथायरॉइड ग्लैंड का 4, बना। उसके बाद लोकेशन बता दो, अभी तो बताया कि थायरॉइड ग्लैंड के बैक साइड पर है, तो लिख देते हैं ऐसा, क्या, बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के बैक साइड पर है, ठीक है। और क्या, हर एक लोब पे कितना था, यहाँ पर 2 लिख दो, या तो लिखो 1 पेयर, 2 या 1 पेयर ऑन ईच लोब ऑफ थायरॉइड। थायरॉइड ग्लैंड के हर एक लोब पर एक पेयर, यानी कि 2 पाराथायरॉइड ग्लैंड। चलो अब देखते हैं कि ये जो हार्मोन बनाता है, ये जो हार्मोन बनाता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, उसका क्या नाम है। इसका सिंपल सा नाम है, हार्मोन का नाम हो जाएगा पाराथायरॉइड हार्मोन, पाराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। इसका एक और नाम है, शॉर्ट में हम लोग सीधा बोल सकते हैं पाराथॉर्मोन। क्या बोल सकते हैं, पाराथॉर्मोन। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे PTH, ठीक है, पाराथॉर्मोन। और इसी का एक नाम है, इसी को लोग बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स, COLLIPS, कोलिप्स हार्मोन। समझ में आया। तो 3 नाम है इसका, कौन कौन सा बता दो। पाराथायरॉइड ग्लैंड से बना दो, इसका सिंपल सा नाम है पाराथायरॉइड हार्मोन, फिर है पाराथॉर्मोन, PTH शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे इसको, और कोलिप्स हार्मोन। समझ में आ गया। तो नंबर हो गया 4, लोकेशन हो गया बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, और इस जो हार्मोन बनाता है, हार्मोन का नाम हो गया पाराथायरॉइड हार्मोन या पाराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन, ठीक है। अब देख लेंगे कि ये काम क्या करता है और ये कब सेक्रीट होता है,
ठीक है, तो देखो अब हम लोग करने वाले हैं पीटीएच। क्या करने वाले हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन को करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इसका सेक्रेशन कब होगा? तो इसका सेक्रेशन होता है, एक बात सुनो इसके बारे में कि ये जो हार्मोन है ये कैसा हार्मोन है? मेनली एक टाइम बताऊंगा तो ये जो है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। कैसा? ये बात याद रखना, ये कैसा है? हाइपर कैल्सियमिक। हाइपर मतलब ज्यादा करने वाला, कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। हाइपर कैल्सियमिक का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। अब एक बता दो जल्दी से, कौन डिक्रीज करता था? ये पढ़े हो क्या? कौन सा हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल? यानी हाइपोकैल्सियमिक कौन सा था? पढ़ चुके हो पिछले क्लास में, थायराइड ग्लैंड में पढ़े हम लोग। आज तो पैराथायरॉइड पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले थायराइड पढ़े थे। थायराइड में एक होता था सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल, वहां से बनता था टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, वो था हाइपोकैल्सियमिक। वो कैल्शियम को क्या करता है? कम करता है। ये कैल्शियम को क्या करता है? ब्लड में बढ़ाता है। ये क्या हुआ? हाइपर कैल्शियमिक। टीसीटी क्या था? हाइपोकैल्शियमिक। तो एक बढ़ाने वाला एक घटाने वाला, तो ये दोनों मिल करके बैलेंस कर लेगा ना चीजों को। जब ब्लड में कम हो जाएगा, तुम ही बताओ, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो कौन आएगा? कौन रिलीज होगा? तो बढ़ाने के लिए ये आएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन आ जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा अगर ब्लड में हो जाएगा तो कम करने के लिए कौन आएगा? तब थायराइड ग्लैंड से कौन आएगा? टीसीटी आएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये दोनों मिल करके, कौन? टीसीटी थायराइड से, पीटीएच पैराथायरॉइड से मिल करके हमारे बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है। समझ में आया? इसीलिए एक लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या? देखो यहाँ पर, along with TCT थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड से बनता है, पैराफोलिकुलर सेल से बनता है, इसको सी सेल बोलते थे। along with TCT plays significant role in calcium balance in the body। हमारे बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। किसके साथ मिल करके? पीटीएच जो है टीसीटी के साथ मिल करके बैलेंस करता है। ठीक है, चलो अब सोचो तब इसका सेक्रेशन कब होगा, मतलब कि कब पीटीएच सेक्रेट होगा, निकलेगा, कब नहीं निकलेगा? तो जब ब्लड में कैल्शियम बताओ कम हो जाएगा कि ज्यादा? इसका मन में सोचो, इसका काम है हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम को बढ़ाना। इसका मतलब ब्लड में जब कैल्शियम कम हो गया होगा तब इसका सेक्रेशन होगा। इसीलिए बोलते हैं पीटीएच का सेक्रेशन। इसीलिए ये लाइन लिखा है, देखो क्या लिखा है? सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय पीटीएच। इस हार्मोन का सेक्रेशन जो होगा, रिलीज जो होगा, सिंथेसिस करके जो रिलीज होगा, वो कैसे रेगुलेट होता है? सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, कि ब्लड में जो घूम रहा है ब्लड, उसमें कैल्शियम का लेवल कितना है, कम होगा तो सेक्रेट होगा, नॉर्मल है तो नहीं सेक्रेट होगा। समझ में आ गया? बताओ इसका सेक्रेशन कैसे रेगुलेट होता है? सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कितना कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा है। चलो ये तो बता दिया। क्या बता दिया आपको? ये बता दिया कि ये हाइपर कैल्शियमिक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। एक बात और याद रखना, खैर ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? ये है हाइपोफॉस्फेटेमिक। हाइपो मतलब कम करना, फॉस्फेटेमिक मतलब फॉस्फेट के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? तो ये क्या करता है? यूरिन के थ्रू फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। फॉस्फेट आयन है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, PO4 3- जो होता है फॉस्फेट आयन, उसको यूरिन से रिलीज कर देता है। यूरिन से रिलीज कर देगा तो ब्लड में कम हो जाएगा। समझ में आया? कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिक हाइपोफॉस्फेटेमिक हार्मोन। समझ में आ गया? अब चलो इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा आप, तो आपके लिए चल जाएगा, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है? इतना बात आप लोग समझ गए, ये हाइपर कैल्शियमिक और ये हाइपोफॉस्फेटेमिक। अब देखो आपने बोला कि सर ये क्या करता है? ये कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो कैल्शियम कैसे बढ़ाएगा यार? बढ़ाने के लिए तो कुछ काम करना होगा। सोचो क्या होगा? अच्छा, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो काम ऐसे जाएगा, पैराथायरॉइड के पास मैसेज जाएगा। वो क्या रिलीज करेगा? पैराथार्मोन रिलीज करेगा, पीटीएच रिलीज करेगा। अब वो पीटीएच करेगा क्या? कहाँ उसका एक्शन है, कहाँ काम करेगा, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? तो याद रखिएगा 3 जगह इसका एक्शन होगा। पीटीएच का एक्शन 3 जगह होगा। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहले चले जाओ बोन में। कहाँ पर? बोन में चले जाओ। तो बोन में जानते हो, बता दो, बोन जो बना होता है उसमें कौन कौन सा सॉल्ट होता है? पता होगा कि बोन में बहुत सारा कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बोन में होता है। तो पीटीएच का पहला एक्शन कहाँ, कौन सा टारगेट ऑर्गन? तो बोन। बोन में क्या कराएगा? बोन में कराएगा बोन का रिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रिजॉर्प्शन, RESORPTION, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? बोन को कम कराएगा, मतलब उसको डीमिनरलाइजेशन, वहां से मिनरल को रिलीज करेगा, मतलब कैल्शियम को बोन से निकालेगा। इसके लिए टर्म आता है रिजॉर्प्शन, ठीक है? देखो यहाँ पर लिखा है पहला एक्शन, देखो एक्शन पहला कहाँ किया? ये बोन, कहाँ? बोन पर एक्शन है।
क्या किया, स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन, याद रखिएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं बोला है, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन मतलब बोन को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, कम करेगा। डीमिनरलाइजेशन, मिनरल को वहां से निकालेगा, कैल्शियम को निकालेगा, और बोन से कैल्शियम निकाल करके कहाँ चलेगा, ब्लड में, तो ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। तो पहला एक्शन कहाँ पर, बोन पर, क्या, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन या डिसॉल्यूशन ऑफ बोन, समझ आ गया। दूसरा एक्शन कहाँ पर, दूसरा इसका एक्शन किडनी पर। देखो कोई भी चीज जो हमारा होता है कैल्शियम फॉस्फेट सोडियम ये सब कहाँ, यूरिन से बाहर चला जाता है ना। तो आप जानते हो ना यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में। ये 3 प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद बताओ, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, जो जो अच्छा चीज बॉडी के लिए यूजफुल होता है उस सबको हम लोग फिर से खींच लेते हैं, यूरिन में नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम इसको बढ़ाना है तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। तो किडनी में जो किडनी का यूनिट जो होता है क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का 2 पार्ट हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स, बोलते हैं कि नहीं, रीनल कॉर्पसल्स जिसमें मॉल्पिजियन ट्यूब्यूल आ जाता है और बोवेंस कैप्सूल आता है ना, सॉरी वो बोवेंस कैप्सूल आ जाता है और ग्लोमेरुलस आ जाता है, ठीक। तो क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन का 2 पार्ट, एक हो गया रीनल कॉर्पसल्स, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज होने लगेगा, यूरिन में जाने लगेगा, तो वहां से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो दूसरा एक्शन क्या हुआ पीटीएच का, कहां पर, किडनी पर। किडनी में कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल से क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को वापस खींच लेगा ब्लड। दूसरा एक्शन हो गया। तीसरा बता दो, तीसरा एक्शन क्या हो जाएगा। तीसरा एक्शन है जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो उसमें कैल्शियम भी होगा कि नहीं होगा, यस होगा ही। तो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्टेड फूड जो है, तो इंटेस्टाइन में जानते हैं डाइजेशन कंप्लीट होता है और इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसका तीसरा एक्शन होगा इंटेस्टाइन पर, वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और ब्लड में खींच लेगा। समझ में आ गया, 3 तरीका है, 3 तरीके से ये कैल्शियम बढ़ाएगा। पहला बोन पर क्या कराएगा, बोन का बताओ जल्दी बताओ, डीमिनरलाइजेशन कराएगा, रीजॉर्प्शन कराएगा, डिसॉल्यूशन कराएगा, तो उससे कैल्शियम रिलीज होगा, ब्लड में चला जाएगा। दूसरा क्या करेगा, किडनी पर एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा किडनी पर, तो किडनी के ट्यूब्यूल को, रीनल ट्यूब्यूल जो है उससे रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम को बढ़ा लेगा, कैल्शियम को ब्लड में खींच लेगा। और तीसरा कहाँ पर, इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन में क्या, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो 3 बात है, देखो यहाँ पर बोन वाला बात बता दिया। दूसरा देखो किडनी वाला बात। किडनी वाली बात में क्या लिखा है, किडनी में लिखा है स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन, लिखा है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल, ठीक। और तीसरा कहाँ पर, इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन ये लिखा है, नीचे दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा है, ये डायग्राम इंटेस्टाइन का बना है। इससे क्या लिखा है, इससे जो इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। समझ में आती तरह से ये कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है। और तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका डिसऑर्डर भी हम लोग पढ़ने का तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, नॉलेज का कभी अंत नहीं है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो कम ही होगा, लेकिन सब कुछ लेवल के हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। अभी 11th 12th या नीट का लेवल इतना ही था, एमबीबीएस लेवल का तो पढ़ाया नहीं जा सकता आपको, आप अभी पढ़ के क्या करेंगे, एमबीबीएस में आइए वहाँ पढ़िए, ठीक है। तो इसका मैं भी डिसऑर्डर पढ़ा सकता हूँ आपको कि हाइपो पाराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर पाराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस नहीं है, तो बात करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात थोड़ा सा मैं एक बात सिद्ध कर लेता हूँ, ठीक है, कि देखो जब पाराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा, ठीक है, हाइपोसेक्रेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी हाइपो पाराथायरॉयडिज्म वाला कंडीशन हो जाएगा। ये थोड़ा एक कॉमन है, इसीलिए मैं बात कर लेता हूँ। उसमें क्या हो जाएगा, तब यार पाराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये कैल्शियम को बढ़ा करके मेंटेन करता था, तो कैल्शियम अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा ब्लड में। जब ब्लड में कैल्शियम घट जाएगा तो हमारे मसल्स जब सब जो होते हैं, जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का जरूरत होता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा होगा ना लोकोमोशन वाले चैप्टर में, कि कैल्शियम का जरूरत होता है। अब देखो जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो हमारे नर्व्स जो मसल्स को सप्लाई करते हैं, नर्व्स वो ना अपने आप स्टिमुलेट होने लगते हैं, और अपने आप स्टिमुलेट होने लगते हैं तो कंटिन्यूअसली ना हमारे मसल का वो होने लगता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं टिटेनिंग। क्या बोलते हैं, टिटेनिंग। कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, मिटा दूँ फिर, TETANY, टिटेनिंग। तो टिटेनी खाली सिर्फ याद रख लीजिएगा टर्म, ठीक है। टिटेनी किस वजह से हुआ, ड्यू टू हाइपोपाराथायरॉयडिज्म, ठीक है। पारा हार्मोन कम हो जाएगा तो हमारे सही से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है हमारे मसल्स का, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन वही बोलते हैं टिटेनी। समझ में आया।
तो ये हम लोग पढ़ लिए पैराथायरॉयड हार्मोन। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं थाइमस, वो भी छोटा सा है, उसको भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थाइमस, ठीक है। तो दूसरा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। तो सबसे पहले थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो थाइमस ग्लैंड का होता है वो लोब लाइक होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लोबुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लोबुलर स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे लोबुलर स्ट्रक्चर। चलो, इसका लोकेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर कई बार आया है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा लोकेशन, कि ये ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होता है, ठीक है। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थोरैक्स रीजन का ग्लैंड, ठीक है। समझिएगा कि कहाँ पर है थाइमस लोकेटेड। देखो, थाइमस जो है लोकेटेड, ये हम लोगों का थोरैक्स रीजन है ना, थोरैक्स रीजन है, यस, मैं दिख रहा हूँ, थोरैक्स रीजन है। हम लोगों को पता है कि आगे क्या है, ये सामने वाला बोन स्टर्नम है ना, और स्टर्नम है, और स्टर्नम के ठीक नीचे, स्टर्नम के नीचे जाए, रिब केज में क्या है, लंग्स है और हार्ट है ना, इतना तुम लोग जानते हैं। रिब केज में क्या है, दोनों साइड लंग्स है और एक हार्ट है। तो इस तरफ भी लंग्स, इस तरफ भी लंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। थाइमस ग्लैंड यहाँ पर बीच में कहीं है, इन दोनों के बीच में, तो दोनों लंग्स के बीच में क्या बोलेंगे, बिटवीन द लंग्स, समझ में आया, दो लंग्स के बीच में, तो बिटवीन द लंग्स। और सुनना ध्यान से, आगे सबसे कौन सा है, ये चेस्ट वाला बोन क्या बोलते हैं, ये स्टर्नम है, क्या है, ये समझ लो स्टर्नम है। स्टर्नम के ठीक नीचे अंदर जाएंगे, स्टर्नम के नीचे जाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, उसके नीचे, स्टर्नम के नीचे जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी में मिलेगा ना हार्ट। तो हार्ट से क्या निकलता है, अओटा निकलता है ना, जानते हो हार्ट पर हो ना, उसे अओटा, ब्लड लेकर के अओटा निकलता है, समझ में आया। ये सामने क्या दिखा है तुमको, ये समझ लो क्या है, ये सामने स्टर्नम है, और पीछे ये क्या जा रहा है, हार्ट का अओटा जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारे लिए आगे हुआ, ये तुम्हारे लिए पीछे हुआ, ठीक है। अब देखो स्टर्नम के, ये स्टर्नम के पीछे, यहाँ बीच में कहीं, और ये अओटा के आगे, समझ रहे हो। तो देखो, जब इस तरह है तो हमारा बॉडी को क्या, पीछे वाले को डॉर्सल बोलते हैं, आगे वाले को इधर को वेंट्रल बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड, सबसे वेंट्रल क्या हुआ, सबसे आगे तो स्टर्नम का बोन हुआ, है ना। तो ये थाइमस ग्लैंड कहाँ है, इसके पीछे है, इसके पीछे, तो बोलेंगे बिहाइंड द स्टर्नम, यहाँ पर कहीं है। और इसके भी पीछे क्या है, इसके भी पीछे क्या है, यहाँ से जा रहा है अओटा, तो अओटा के उस तरफ गया ना, अओटा के आगे गया ना, मतलब अओटा के वेंट्रल, समझ में आया क्या बोला, अओटा के आगे, मतलब इन दोनों के बीच में, ये क्या है स्टर्नम, ये क्या है, अओटा जा रहा है, अओटा से उस तरफ आगे, मतलब तो बोलेंगे वेंट्रल, इसके पीछे तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एंड वेंट्रल टू अओटा, समझ में आया। सबसे पहले दोनों लंग्स के बीच में, तो क्या बोलेंगे, इन बिटवीन द लंग्स, फिर क्या बोलेंगे, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, और क्या बोलेंगे, वेंट्रल टू द अओटा। तीन चीज याद रखना, ये उसका लोकेशन। तो इसके लोकेशन को हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, भूलना नहीं है। क्या बोला, सबसे पहले बताया बिटवीन द लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम के पीछे है, एंड वेंट्रल टू, इस पर क्वेश्चन आ गया है, वेंट्रल टू अओटा, अओटा के वेंट्रल साइड है। तीन चीज याद रहेगा ना, इतना बात आपको याद रखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हार्मोन। ये थाइमस कौन सा हार्मोन बनाता है, जो हार्मोन बनाता है उसका नाम है थाइमोसिन। क्या है, थाइमस बनाता है तो थाइमोसिन, ठीक है। और ये कैसा हार्मोन है, तो ये सब पेप्टाइड हार्मोन है ना, एमिनो एसिड्स मिलकर के पेप्टाइड प्रोटीन बनता है। तो ये कैसा हार्मोन हुआ, ये हुआ पेप्टाइड हार्मोन, ये याद रखना, ये नेचर हम लोग याद रखेंगे, पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड। इससे पहले भी क्या पढ़ाया आपको, इससे पहले आपको पढ़ाया पैराथायरॉयड का हार्मोन, वो भी पेप्टाइड हार्मोन था, ठीक है, याद रहेगा। और थायराइड में पढ़ाया था एक टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, वो भी क्या था, वो भी पेप्टाइड हार्मोन था, समझ में आ रहा है। तीन पेप्टाइड हार्मोन अभी इधर इस सेट में बात की, ये थाइमोसिन, पैराथार्मोन और टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड से और दो हार्मोन बनता था, कौन, T3 T4, ठीक है। वो पेप्टाइड है, वो प्रोटीन से नहीं बनता है, उसमें तो आयोडीन लगता है, इसीलिए उसका एक अलग ग्रुप है, बोलते हैं उसको आइडोथायरोनिन्स। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड वाले का जल्दी बताओ, थाइमोसिन पेप्टाइड और पैराथार्मोन पेप्टाइड और टीसीटी, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन से बना, एमिनो एसिड बना, प्रोटीनेशियस वाले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये इतना तो बात कर लिया, समझ में आया। स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लोबुलर स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। लोकेशन क्या हुआ, बिटवीन द, याद करो फिर से, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द अओटा।
ठीक है। हार्मोन थाइमोसिन कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या क्या काम करता है, तो इसका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम है हमारा, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो ये क्या करता है यार, इम्यून सिस्टम जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है, जब पढ़ लिए होंगे, जो भी टारगेट वाले पढ़ लिए होंगे, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम। तो उसमें हम पढ़ते हैं मेजरली दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा को बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड, यानी उसी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो है ये दोनों तरीके के इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन सा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी। अभी वहीं पर पढ़ते हैं, ये क्लास 12 में फिर से पढ़ेंगे आप। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सा सेल प्रोवाइड करता है, तो बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। और होता है एक बी लिम्फोसाइट जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। और एंटीबॉडी अगर बनाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये दोनों इम्यूनिटी देता है। एक बात और थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये थाइमस ग्लैंड है जो यार, ये एज के साथ जो एज बढ़ेगा ना इंसान का, इंडिविजुअल का, तो थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होते जाएगा, चले जाएगा, और ओल्ड एज होते हुए तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब थाइमस ग्लैंड बचेगा नहीं ओल्ड एज में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रोफी। क्या बोलते हैं, एट्रोफी, कि मतलब साइज कम होना और खत्म हो जाना। तो जो ओल्ड एज हो जाएगा, तो उसमें बता दो, ओल्ड एज हो जाएगा तो ओल्ड एज में फिर बचेगा इनके पास थाइमस ग्लैंड नहीं रहेगा। तो थाइमस ग्लैंड नहीं रहेगा तो फिर इम्यून सिस्टम को कौन बूस्ट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए तो ओल्ड एज में एज बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन होने लगता है, ठीक है। समझ में आया इतना बात। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो क्या लिखा है, देखो फंक्शन या एक्शन क्या क्या है इसका, प्ले मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। अब देखो इम्यून सिस्टम को के डेवलपमेंट में क्या रोल है इसका, देखो पहला रोल यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट कराता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराता है। और क्या लिखा है, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी बनाता है, ठीक है। तो जब एंटीबॉडी बनाएगा और जब ये टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करेगा, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएट करेगा, तो ये कैसा इम्यूनिटी देता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करता है, थाइमोसिन, थाइमस से जो हार्मोन आएगा थाइमोसिन क्या करता है, इसका डेवलपमेंट में, किसके डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में रोल है। ये क्या करता है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। कभी कभी तो थाइमस को बोला जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट कराता है। तो थाइमस को कभी कभी बोल दिया जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, मतलब टी लिम्फोसाइट जो है बड़ा होगा यहीं पर, डिफरेंशिएट होगा यहीं पर, लिम्फोसाइट, ठीक है। वो पैथोजन को मारने के लिए सीखेगा यहीं पर, ठीक है। तो क्या हो गया, टी लिम्फोसाइट कैसा इम्यूनिटी देता है, प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये बी सेल, एक बी लिम्फोसाइट भी होता है, बी लिम्फोसाइट को भी प्रमोट करेगा, तो उससे वो क्या देगा, प्रमोट करेगा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा तो कैसा इम्यूनिटी देगा, तो इसको बोलते हैं लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। समझ में आया, तो दोनों इम्यूनिटी दिया, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है, थाइमस इज डीजेनरेटेड, थाइमस डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है इन ओल्ड इंडिविजुअल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रोफी। लिखा है ना, लिखा है एट्रोफी। अब जब एट्रोफी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो थाइमस अगर डीजेनरेट कर गया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थाइमोसिन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और जब कम हो जाएगा तो बताओ इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा, ओल्ड एज। समझ में आया, कोई दिक्कत, बहुत आसान सा था। एक मिनट में जल्दी बोलो, स्ट्रक्चर कैसा है, लोबुलर स्ट्रक्चर, लोकेशन क्या है, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड, जल्दी बोलो, बोल गया, बिहाइंड द स्टर्नम, वेंट्रल टू द अओर्टा, ठीक है। आगे चलो, हार्मोन कैसा है, थाइमोसिन हार्मोन है, कैसा नेचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। और पेप्टाइड हार्मोन अभी पढ़े हैं क्या, हाँ पार्थ हार्मोन पढ़े हैं, और टीसीटी भी पढ़े हैं। चलो आगे चलो, फंक्शन एक्शन में क्या है, प्ले मेजर रोल किसमें, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का भी डिफरेंशिएशन कराता है, और इधर एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन कराता है, प्रोडक्शन कराता है। और ये टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराएगा तो क्या हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देगा। और एंटीबॉडी बनाएगा तो कैसा इम्यूनिटी देगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगा। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये ग्लैंड डिजेनरेट होने लगता है, इसीलिए ओल्ड एज में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। समझ में आया, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका कौन सा ग्लैंड होगा, वो एड्रिनल ग्लैंड बैठाएंगे। चलो ठीक है, समझ आया, बताओ।
चलिए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल, क्या नाम है? एड्रिनल, ऐड हुआ है, रीनल मतलब किडनी पर, इसीलिए एक ग्लैंड कहाँ मिलेगा आपको? किडनी पर मिलेगा। तो देख लेते हैं, ये किडनी बनाया है ना, किडनी, तो किडनी के ऊपर ऐड हुआ ये ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये ऊपर है किडनी के, इसीलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। चलो इसको अगर देखें, इस ग्लैंड को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ये जो है सुप्रारीनल ग्लैंड, इसका अगर स्ट्रक्चर बड़ा करके देखें, इसमें देखते हैं दो पार्ट है, एक है बाहर वाला आउटर पेरिफेरी वाला पार्ट, और देख रहे हो इनर पार्ट। तो इनर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। यानी एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला पार्ट, तो एड्रिनल मेडुला। और ये जो पेरिफेरी बाहर आउटर साइड जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। देखो आउटर वाले को मैंने लिखा है कॉर्टेक्स, और ये ज्यादा होता है, ये कितना होता है? 75% होता है। इनर वाला जो है, ये इनर वाले को बोलते हैं मेडुला, ठीक है। इनर लिखा है ना, इनर मेडुला, और ये कितना है? 25% है। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों एक ही ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन इस ग्लैंड का जो है दोनों पार्ट का ऑरिजिन अलग अलग है। ऑरिजिन लोग जानते हैं ना, जैसे बोलते हैं हार्ट का ऑरिजिन बताओ तो बोलते हैं मेसोडर्मल, उसी तरह इस ग्लैंड का जो दो पार्ट है इसका ऑरिजिन अगर देखें तो अंदर वाला जो मेडुला है ना, मेडुला का ऑरिजिन क्या लिखा है? एक्टोडर्मल, ये एक्टोडर्म से बना है। और आउटर वाला जो कॉर्टेक्स है इसका ऑरिजिन क्या है? इसका है मेसोडर्मल। याद रहेगा? आउटर वाले का बताओ, आउटर वाले का ऑरिजिन क्या है? आउटर वाले का ऑरिजिन मेसोडर्मल है। इनर वाले मेडुला का ऑरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, ठीक है। आउटर मेसोडर्मल, इनर एक्टोडर्मल। समझ में आ गया इतना बात? ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं नंबर, कितना होता है एड्रिनल ग्लैंड? होता कितना? एक या दो? बता दो। किडनी का होता है दो, तो दोनों पर एक होगा, तो जहाँ पर हो जाएगा नंबर हो जाएगा 2, या तो बोले 1 पेयर। क्या बोले? 1 पेयर, ठीक है। लोकेशन कहाँ होता है? तो सीधा बोल सकते हैं ऊपर होता है किडनी के, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। क्या बोलेंगे? एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। ईच किडनी है ना, हर एक किडनी के, मतलब 2 हो गया। समझ में आया? कितना पार्ट्स है? इसका 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स है? तो आउटर वाले को बोले आप कॉर्टेक्स, इनर वाले को बोले आप मेडुला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो, तो अब इसी तरह एक बार क्या पढ़ लेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ लेते हैं, एक बार मेडुला पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और दोनों को हार्मोन पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडुला। क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का हार्मोन, ठीक है, जो इनर वाला पार्ट है, जो कि एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं। कितने? एड्रिनल मेडुला कितने? 2 हार्मोन्स बनाते हैं। कौन कौन से हार्मोन? एक को बोलेंगे एड्रिनलिन, दूसरे को बोलेंगे नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, इसी का दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है वो कंफ्यूजन ये है कि एड्रिनलिन, अच्छा ये नॉर एड्रिनलिन है, तो दोनों का फंक्शन अपोजिट होगा, उल्टा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनने में सिर्फ नाम लग रहा है एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, ऐसा नहीं है। तो क्या है? दोनों का सेम फंक्शन है, और दोनों को मिला करके एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को मिला करके हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामीन्स, ठीक है। कैटेकोल ग्रुप सुना है? अल्कोहल से रिलेटेड होता है कैटेकोल। तो दोनों को बोलते हैं कॉमनली, दोनों को बोलते हैं एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को हम लोग ग्रुप सबको एक साथ मिला करके बोलते हैं कैटेकोलामीन। यहाँ देखो ये नहीं इंपॉर्टेंट, बोथ हैव सिमिलर फंक्शंस, दोनों का काम सेम है। और जनरली ये एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन है ये इमरजेंसी टाइम में होता है, ठीक है, सेक्रेट होता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ठीक है, वहाँ पर से एकाएक आपको भागना है, ठीक है, कुछ और हो गया, तो कहीं पर आग लग गया आसपास में, अब वहाँ से निकल करके भागना है, तो जो जो चेंजेज होंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस के सिचुएशन में, उस समय पर ये हार्मोन रिलीज होता है, सेक्रेट होता है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला का। तो देखो क्या लिखा है, इसीलिए हम लोग एड्रिनल मेडुला का हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ 3F का मतलब हुआ F से, जैसे मान लो कि कहीं पर हो, ठीक है, दोस्त के साथ जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब बहुत सारा उधर से गुंडे लोगों का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? तुम सोचोगे अच्छा ऐसे फाइट करें कि फ्लाइट करें, ठीक है। तो ये F मतलब हुआ फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा आपको, है ना। तुरंत एक जैसा एकदम कहाँ से लगता है कि एनर्जी आ जाएगा लड़ाई करने के लिए। तो फाइट, या तो डर जाओगे भाई इतना लोग है, मारपीट नहीं कर पाएंगे, दुबक के निकल लोगे, ठीक है। तो फ्राइट, उसके बाद समझ में आया? तो फाइट करने के लिए, फ्राइट या फ्लाइट, ये 3 हार्मोन इसी बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ 3F। ये कब होगा? जब स्ट्रेस सिचुएशन आएगा तब ज्यादा इसका रिलीज होगा। समझ में आया? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। चलो देखो क्या क्या लिखा है।
ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। और क्या लिखा है, हार्मोन्स ऑफ 3F, मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट को हार्मोन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो लिखा है रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में स्ट्रेस जब होगा उस समय ये हार्मोन सेक्रेट होगा। समझ में आया इतना बात? तो हो गया एड्रिनल ग्लैंड लोग कर रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। जल्दी से बता दो, नंबर होता है 2 यानी 1 पेयर होता है। लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। पार्ट्स 2 होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स कितना 75% बनाता है। ओरिजिन क्या, मेसोडर्मल होता है। इनर मेडुला क्या, इनर मेडुला 25% होता है। ओरिजिन क्या, एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। इनर मेडुला क्या हार्मोन को पढ़ना शुरू किए, ये 2 हार्मोन बनाता है, ठीक है। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दोनों को कैटेकोलामिन बोलते हैं, दोनों का फंक्शन सिमिलर होता है, एक ही जैसा होता है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं, और ये स्ट्रेस सिचुएशन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सेक्रेट होता है, ठीक है। तब देख लेते हैं ये दोनों हार्मोन का एक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। एक्शन समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने का जरूरत नहीं है, आप एकदम समझ सकते हो आसानी से समझ सकते हो आप इसका एक्शन क्या होना चाहिए। सोचो नहीं यार कि जब इमरजेंसी हुआ है, जब इमरजेंसी हुआ है तो इमरजेंसी हुआ है तो उसमें आपके बॉडी को क्या क्या रिएक्ट करना होगा, आपको फ्लाइट करना होगा या फाइट करना होगा, कुछ भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडुला का हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन, ठीक है। फंक्शन क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला बहुत सारा पॉइंट याद रखेंगे, क्या हो जाता है। सोचो स्ट्रेस के समय में क्या हो जाता है, ठीक है। जब डर जाते हो खूब या मारपीट होने वाला है, क्या हो जाता है, जब उसमें आंख भरा हो जाता है, बाप रे बाप क्या हुआ। तो प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन है ना। आई का जो अपनी प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन। और क्या होता है, डरते हो तो ही हाथ का पैसे पर बाल खराब हो जाता है ना, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। और बोलो, तुम ऐसा ही शांत रहते हो, हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, बताया ना, हार्ट बीट या हार्ट रेट। और क्या हो जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट पहले धीरे धीरे तेजी से कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे धड़क रहा था, तेजी से धड़केगा, जोर से धड़केगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और क्या, सांस भी दम एकदम तेजी से सांस लेने लगते हो तो इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है, रेस्पिरेटरी रेट एनसीईआरटी में लिखा है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले में 12 to 16 पर मिनट। नॉर्मली 12 से 16 बार 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, या इसको ब्रीदिंग रेट लिखो, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ब्रीदिंग रेट नॉर्मली 12 to 16 होता है, उससे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना बात याद रहेगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा। इतना बात ठीक है, दिमाग में रखो। 5 पॉइंट जल्दी से, 5 पॉइंट जल्दी बता दो। और सोच सकते हो इमरजेंसी में क्या होता है, स्वेटिंग भी होता है क्या, तो स्वेटिंग बढ़ जाएगा। समझ में आया, चलो इतना बात हो गया। अब आप बोलो, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज एंजाइटिक लाइन जो है ये क्या करता है, ये इट स्टिमुलेट क्या, ब्रेक डाउन, तोड़ता है। देखो तुमको इमरजेंसी में एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जो खाना खाए उसको फटाफट तोड़ करके एनर्जी बनाएगा ना, इसीलिए ब्रेक डाउन करेगा। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ क्या, जो ग्लूकोज स्टोर रहता है लिवर किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन, उसको तोड़ेगा। तो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन क्यों तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनेगा, उसको रेस्पिरेशन करके जब फटाक से एनर्जी लेंगे। तो याद रखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन
और क्या प्रोटीन को भी तोड़ेगा, प्रोटीन, और क्या फैट को भी तोड़ेगा, फैट। समझ में आया? तीनों चीज याद रखना। ब्रेकडाउन कराता है किसका? ग्लाइकोजन का भी, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन का, फैट का, सबका ब्रेकडाउन कराता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में। समझ में आ गई अपना बात? चलो, कोई दिक्कत है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप बताएंगे? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो होता है, मतलब ये है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, इसको तोड़ा जाएगा, ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस प्रोसेस से बनेगा ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन को तोड़े तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए 3 टर्म होता है, एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा होता है, तीसरा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। 3 टर्म होता है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते रहता है। चलिए थोड़ा सा तीनों को हम एक बार 2 मिनट में कर देते हैं। चलो, तो समझ में आया? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला में जो हार्मोन होगा कौन सा? कैटेकोलामिन्स, यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन। फंक्शन बता दो, खाली इमरजेंसी सिचुएशन हो, आंख बराबर हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा था स्ट्रेंथ वो तेजी से होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगा, और वो लोग पायरो इरेक्शन है ना, हेयर रेस हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? और सब कुछ को हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, फैट का भी ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, और ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। चलो 2-3 टर्म समझ लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा टर्म देखिए इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा यूज होता है और आगे भी यूज होगा आपको इस चैप्टर में। देखो एक टर्म होता है, देखो ग्लाइकोजन है, क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कहां पर? लीवर में। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ और बना ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया, तो ये हुआ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन इस प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को अभी नाम देंगे। चलो फिर है और क्या? उल्टा, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो इस ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में स्टोर कर किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन बना दिया जाता है। और सुनो, कभी कभी एक टर्म होता है स्पेशली ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो सुनो, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तोड़ दिया ना। फिर है ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्टोर किया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्या बना? ग्लाइकोजन बना, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजेनेसिस। समझ में आया? ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये क्या है? ये है ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। नियो और जेनेसिस का मतलब बनना, नियो का मतलब न्यू सोर्स। अब देखो यार, ग्लूकोज तो इसमें भी बना ना, लेकिन ग्लाइकोजन से। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ग्लूकोज तो बना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ही कन्वर्ट होकर बना। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी दूसरे से, फैट या प्रोटीन से, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। समझ में आया क्या? जैसे इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस एकदम जैसे प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है या फैट है, इसको इस तरह से कन्वर्ट किया गया कि ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया? ये 3 टर्म बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, और भी यूज होते रहता है। क्लियर हुआ? ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज को जोड़ करके लीवर में आर होता है, लिवर का लिख दिया, ठीक है। तो स्टोरेज लीवर, तो ग्लाइकोजन होगा ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या? ग्लूकोज बनेगा न्यू सोर्स से, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट से, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आ गया? तो इतना पढ़ लें। अब हम लोगों को पढ़ना है कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, ठीक है। तो 35-40 मिनट का हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में कर लें क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर देते हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। एक लेक्चर में एड्रिनल कॉर्टेक्स को कर लेंगे और आगे तक कोई लोग लेंगे, ठीक है।
कैसा लगा लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार रिवीजन करोगे जल्दी से 2 मिनट में? चलो रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड का लोकेशन बता दो कहाँ होता है, तो बिहाइंड द थायरॉइड ग्लैंड। कितना होता है नंबर बता दो, 4। हार्मोन का नाम बता दो, पैराथायरॉइड। ठीक है, कैसा होता है? तो ये होता है सर हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, कैल्शियम को बढ़ाता है, फॉस्फेट को घटाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिक। ठीक, चलो अब कैसे कैल्शियम को बढ़ाता है सर? 3 जगह एक्शन होता है इसका। कहाँ कहाँ पर? बोन पर। बोन का रिजॉक्शन कराता है, डीमिनरलाइजेशन कराता है, रिजॉक्शन कराता है या डिसोल्यूशन कराता है। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन में कैल्शियम होता है तो वहां से रिलीज हो जाएगा। दूसरा बता दो, दूसरा कहाँ पर? किडनी पर। किडनी को क्या बोलेगा? रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा कैल्शियम का, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन खींच लेगा ब्लड में, तो बढ़ जाएगा ब्लड में कैल्शियम। तीसरा कहाँ पर? इंटेस्टाइन पर एक्शन था। इंटेस्टाइन पर एक्शन था तो क्या हुआ वहां पर? फूड से, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा लिया। ठीक है यहाँ तक। और ये क्या बोला? ये बोला TCT, जो कि हाइपोकैल्सिमिक था, जो कि थायराइड से आता था, उसके साथ मिल करके हमारे बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है। समझ में आया? तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस में कौन कौन आ गया? होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस में कौन कौन सा हार्मोन आया? पैराथायरॉइड आया और TCT आया। TCT घटाएगा, पैराथायरॉइड बढ़ाएगा, इसीलिए बैलेंस करेगा। समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं दूसरा थाइमस। क्या बोला? थाइमस का नंबर तो एक ही होता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका। कैसा स्ट्रक्चर? लोब जैसा, लोबुलर स्ट्रक्चर। कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू अबोटा। समझ में आ गया? हार्मोन का नाम बताओ, थाइमोसिन। हार्मोन का नाम थाइमोसिन। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उसमें क्या करता है? 2 काम। टी सेल को डिफरेंशिएट करता है। टी सेल क्या देता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। उधर एंटीबॉडी भी बनवाता है, मतलब वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी देता है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। ओल्ड एज में क्या होता है? इस ग्लैंड का एट्रोफी हो जाता है, गायब हो जाता है, इसीलिए ओल्ड एज में डिफेंस कैपेसिटी, डिफेंस रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद आए हम लोग एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड में बताया कितना होता है? नंबर 2 होता है, यानी 1 पेयर। इंटीरियर पार्ट ऑफ लोकेशन व इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। इसमें कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स कितना? 75%, मेडुला कितना? 25%। कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या? मेसोडर्मल, यस। और मेडुला का ओरिजिन कितना? क्या? एक्टोडर्मल। ठीक है यहाँ तक। चलो उसके बाद एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी पढ़ लिया। एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन बनाता है, क्या नाम है? एड्रिनलिन या एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रिनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन। दोनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलमीन्स। दोनों का एक ही फंक्शन होता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन ऑफ 3F बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। ठीक है, जब स्ट्रेस सिचुएशन होता है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ये हार्मोन बनता है। इसका एक्शन क्या? हार्ट बीट बढ़ा देगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देगा, कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन करा देगा, प्यूपिलरी डायलेशन करा देगा, पाइलो इरेक्शन, हेयर सब खराब हो जाएगा। ठीक है, स्वेटिंग करा देगा। ये सब इसका एक्शन था। और क्या? सब कुछ को ब्रेक करेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे इसका ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड का भी ब्रेक डाउन करेगा, और फैट का भी, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा ब्लड में। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बता दो। अच्छा लगा? चलिए ठीक है, 3 टर्म भी आपको समझा दिया। ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। चलिए ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें।